फवाद साहब, जब आप तहरीक इंसाफ में थे और ऑब्वियसली गवर्नमेंट में भी हिस्सा आपका रहा है, तो तब एक पेज पर हुकूमत को बहुत सराहा जाता था। अब थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं, हाइब्रिड मॉडल की बातें हो रही हैं, हाइब्रिड मॉडल की तारीफ़ें हो रही हैं, और जिनका हाइब्रिड मॉडल है मुश्किलात वो भी उठा चुके और आप लोगों ने भी उठा ली। तो आपके ख्याल में ये जो सेटअप है ये कितनी देर चलेगा और क्या यही सेटअप पाकिस्तान के हक में बेहतर है? देखिए, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, ये जो तीन ममालिक हैं, इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है ना कौमों की, वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को अथॉरिटेरियन रजीम या नॉन डेमोक्रेटिक रजीम में ज़्यादा अरसा अफोर्ड नहीं कर सकते मुल्क। क्योंकि अथॉरिटेरियन रजीम का जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ आप देखें ना, वही लोग हुकूमत में होते हैं जो टॉप के एक दो लोग होते हैं उनके करीब होते हैं। उसके बाद जो बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो सारे एलियनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट सोसाइटी में बढ़ना शुरू हो जाती है। सो इसीलिए अथॉरिटेरियन निज़ाम या मार्शल लॉ वगैरह पाकिस्तान में कामयाब नहीं रहे, और एक एवरेज एज 8 साल से ज्यादा मार्शल लॉ पाकिस्तान में चले नहीं कभी। और बड़े भरपूर जिनके पीछे पूरी दुनिया की ताकत थी, वो मार्शल लॉज की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये कितनी देर चलेगा, क्या करेगा, हमें नहीं पता। जाहिर है इसमें इनको एडवांटेज ये भी है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस वक्त इनकी जो अपोजिशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और सारी अपोजिशन को इन्होंने जो है वो या तो ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के वहां पे खत्म कर दिया है, या वो अपोजिशन खुद जो है वो उस काबिल ही नहीं रही कि वो कोई चैलेंज दे सके। उसकी वजह से एक डेफिनेटली एक सांस लेने की आसानी जरूर है, लेकिन ये कितनी देर चलेगा या ये निज़ाम कितना देरपा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जितनी ये हुकूमत मजबूत नजर आती है, अंदर से उतनी ही कमजोर है। कोई भी चैलेंज हुआ ये फेस नहीं कर सके। सर, उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा है, आपको कितना खदशा है कि वो ऑपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे? क्योंकि जो बाज़गश्त आ रही है वो तो ये आ रही है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक ऑपोजिशन लीडर लाया जाएगा, हो सकता है बिलावल साहब हों, और उसके बाद बहुत ही आराम से ये सिस्टम और ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा। नहीं तो जिस तरह से अयूब खान साहब ने अपने भाई को अपोजिशन लीडर बना दिया था, तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए नवाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर बना दें। रिस्क लेना क्यों है तीसरे किसी का? आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। और इसीलिए देखिए, आज जिस तरह चकजई साहब ने कहा है, अल्टीमेटली देखिए पीटीआई को इन असम्बलियों से रिजाइन करना पड़ेगा। अब वो इसमें दूसरी तरफ 9 मई के मुकदमों में जिस तरह से एमएनए को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उनको घर भेजा जा रहा है, तो अगर आपने इतना डर डर के ही रहना है तो फिर कम से कम लड़के तो मरे ना कोई। अगर इन्होंने, मेरे ख्याल के अंदर तो जेयूआई से अगर इनका अलायंस हो गया होता तो फिर तो चीजें बहुत और होगी होती। अगर जेयूआई और पीटीआई मिलकर रिजाइन कर दे समझो से, फिर तो बिल्कुल ही काम खत्म हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप में लोग नहीं है जो कि कोई अलायंस बना सकते, कोई पॉलिटिकल थ्योरी स्ट्रेटजी बना सकते, वो अकेले खड़े हैं। तो अब ये सिर्फ देखना होगा कि अकेले रिजाइन करने का कितना फायदा है, कितना नुकसान है। अदरवाइज देखें, इन असम्बलियों में, इस निज़ाम में पीटीआई की बिल्कुल अब जगह नहीं है, और उन्हें फैसला करना है कि उन्होंने इन असम्बलियों में रहना है या नहीं। सर, वो रहे ना रहे, इन्होंने तो तैयारी पूरी पकड़ी हुई है। 9 मई के केसेस का फैसला 40 दिन होने को है, हर हाल में सुनाना है, उन पे तलवार लटक रही है। और मलिक अहमद खान साहब ने वैसे ही कुछ अरकान के लिए उनको भी मुअत्तल करके उनके रेफरेंसेस भी भेज दिए हैं। सो आपको लग रहा है कि ये जो 9 मई वाली तलवारें हैं ये भी छुरियाँ चलेंगी? और मलिक साहब ने तो वैसे ही चला दी हैं। अहमद खान साहब का तो बस नहीं चल रहा कि वो सारी असम्बली को मुअत्तल कर दें। जिस दिन मरियम नवाज तकरीर हो तो वो खुद बस बैठ के सुना करें और उनको कोई जो है वो डिस्टर्ब करने वाला ना हो। बिकॉज आई थिंक मरियम स्पीच इज अ म्यूजिक टू ईयर ऑफ स्पीकर साहब। तो खुशामद में बंदे को इतना भी जो है वो आगे नहीं चला जाना चाहिए। आई थिंक ये उनकी एक बहुत उनके वालिद साहब जो थे, वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियन थे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे। बड़ी रवायात है उनके उनके ख़ानदान की, उनके मामू, उनके कज़न, और ख़ुद अहमद जो हैं वो तवील अरसे से असम्बलियों में हैं। तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि खुशामद में बंदा इतना आगे चला जाए कि अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को, उन चीज़ों को भूल जाए। तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, और आई थिंक उन्हें उल्टा मरियम बीबी को समझाने की ज़रूरत थी कि ये आप पहली बार चूंकि असम्बली में आई हैं तो आपको ज़्यादा शायद तकलीफ हो रही है, बट ये असम्बली ऐसी ही होती है, और यहाँ पे तो लोग मुखालिफ बातें भी करते हैं, और ये सारी दुनिया में ऐसा होता है। ये तो पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है।
सर आप पीटीआई को मशवरा क्या देंगे, बिकॉज फिलहाल तो ऐसी जकड़ी गई है कि नज़र नहीं आ रहा कि कोई ना कोई रास्ता मुमकिन है या नहीं है, सड़कों पर भी कैसे आएंगी, अंदर बहुत डिवीजन है। सवात का कल मामला हो गया, गंडापुर साहब की गवर्नेंस पर बेतहाशा सवालात उठ रहे हैं। गवर्नेंस वाला तो है ही कोई नहीं है, लेकिन ये पीटीआई को मेरा मशवरा यही है शॉर्ट टर्म में वकीलों को हाथ जोड़े कि सर आपने बड़े पैसे भी बना लिए हैं, विजिट्स वगैरह भी आपके अच्छे हो गए हैं, गिफ्ट वगैरह भी आपने अच्छे ले लिए हैं, अब आप मेहरबानी करें कि थोड़ा जरा पॉलिटिकल लोगों को आगे आने दें। डॉक्टर आरफ अलवी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इन लोगों को आप अपने डिसीजन मेकिंग में अहमियत दें। एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, ये जो सारे लोग जो हैं बाहर है, इन लोगों का मशवरा ले लें और एक पॉलिटिकल कमेटी जो है उसकी तश्कील करें, जिसमें इन सब ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इनका मशवरा शामिल हो और वो पॉलिटिकल कमेटी फिर जो है वो आगे बड़ी स्ट्रेटजी बनाए। मूवमेंट चलाना जो है वो देखिए बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, बट खुद तो स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। आपने अलीमा बीबी जो है वो मूवमेंट हेड कर सकती हैं, रिलीज इमरान खान मूवमेंट वो चला सकती हैं, रिलीज जजेस मूवमेंट वो चला सकती हैं, लेकिन उसके लिए पहले बड़ी स्ट्रेटजी आपको चाहिए जो कि आप जिसमें कि आप जो है वो फिट इन हो सकें। आई थिंक दिस इज ओनली बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। फवाद साहब मेरे साथ मौजूद थे। क्या रास्ता पीटीआई के पास बचता है, क्योंकि हालात जिस तरह के पीटीआई के लिए हैं, चारों तरफ से खबरें अच्छी नहीं है।